हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी पूनम असवाल। तो आज हम क्लास 8 के क्वेश्चन आंसर करेंगे और चैप्टर का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि आपकी सिविक्स की बुक है। तो चलिए स्टूडेंट, इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज अ डेमोक्रेटिक कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन। तो डेमोक्रेटिक क्या होता है? डेमोक्रेटिक मतलब जहाँ पे लोगों को राइट्स दिया जाता है, वो कुछ भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री होते हैं, उसे डेमोक्रेटिक बोला जाता है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन होता है जो सेट्स ऑफ रूल्स होते हैं, उसको बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो डेमोक्रेटिक कंट्री को संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत क्यों पड़ती है। तो आंसर है, डेमोक्रेटिक कंट्री नीड्स अ कॉन्स्टिट्यूशन बिकॉज, भाई डेमोक्रेटिक कंट्री को, जैसे डेमोक्रेटिक को हिंदी में बोला जाता है प्रजातांत्रिक, तो प्रजातांत्रिक देश को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत इसलिए पड़ती है। उसके मैंने 3 रीजन दे रखे। फर्स्ट है, स्ट्रॉन्ग पीपल में मिस यूज देयर पावर। तो जो पावरफुल लोग होते हैं वो कमजोर लोगों को परेशान ना करें। क्यों? अगर उनके पास सारी पावर आ जाएगी, स्ट्रॉन्ग पीपल के हाथ में सारी पावर आ जाएगी, तो वो क्या करेंगे? मिसयूज करेंगे उस पावर को। इसीलिए क्या बनाया गया है? कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया है। सेकंड है, कॉन्स्टिट्यूशन ग्रांटेड इक्वलिटी टू ऑल पीपल। तो भाई कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी देता है कि जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों को इक्वली अधिकार मिलेगा हर चीज़ के लिए। ये नहीं कि गरीब आदमी के लिए अलग रूल्स एंड रेगुलेशन है और अमीर आदमी के लिए अलग, नहीं, सबके लिए क्या होगा? इक्वली अधिकार होगा। थर्ड है, इट गिव्स ऑल दी फंडामेंटल राइट्स, यानी जितने भी फंडामेंटल राइट्स है वो मिले हैं सबको। ठीक है, तो ये 3 है जिसके कारण क्या है कि कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान जरूरत है। ठीक है, एक डेमोक्रेटिक कंट्री पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुक एट द वर्डिंग ऑफ द 2 documents given below. The first column is from the 1990 Nepal Constitution and the second column is from the more recent Constitution of Nepal. तो ना नीचे ना एक डॉक्यूमेंट दिया गया है जिसमें ना फर्स्ट जो कॉलम है, जो पहला कॉलम है, उसमें 1990 यानी 1990 का नेपाल का संविधान है और दूसरे कॉलम में नेपाल का ही संविधान है, बट नेपाल का एक नया संविधान है जो कि 2015 में लागू किया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ये हो रहा है कि व्हाट इज द डिफरेंस इन हु एक्सरसाइज एग्जीक्यूटिव पावर इन द अबाउट 2 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ नेपाल। यानी इन दोनों संविधान में, जो नेपाल का जो फर्स्ट कॉलम में जो 1990 का संविधान था और जो नेपाल का सेकंड कॉलम में जो दूसरा संविधान था यानी 2015 का जो नया संविधान था, दोनों में क्या फ़र्क दिखाई दे रहा है और ये नया संविधान बनाना क्यों ज़रूरी है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए, तो ये 2 कॉलम बना रखे हैं मैंने। एक 1990 कॉन्स्टिट्यूशन है नेपाल का पार्ट 7 और एक 2015 का है कॉन्स्टिट्यूशन, किसका? नेपाल का। तो जो 1990 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था, जो संविधान था, वो क्या था? द होल पावर वॉज इन द हैंड्स ऑफ किंग, यानी जितनी भी पावर थी वो किसके हाथ में थी? वो राजा के हाथ में थी। सेकंड, और जो 2015 में नया नेपाल का संविधान बना, उसमें क्या था? द पावर इज इन हैंड ऑफ काउंसिल मिनिस्टर। तो जो पावर थी ही वो किसके हाथ में थी? काउंसिल मिनिस्टर्स के हाथ में थी। सेकेंड, जो 1990 में जो संविधान था, एनी डिसीजन वॉज टेकन बाय किंग, मतलब कोई भी डिसीजन है वो सिर्फ कौन लेता था? राजा लेता था। ठीक है, बट जो 2015 में नया संविधान लागू हुआ, उसमें जो डिसीजन लेता था, डिसीजन इज टेकन बाय कंसल्टिंग ऑल दी काउंसिल मिनिस्टर, यानी एक सदन बैठी जाती थी, उस सदन में सब जितने भी काउंसिल मिनिस्टर होते थे उन सब से कंसल्ट किया जाता था और तब लास्ट में एक निष्कर्ष निकलता था, एक डिसीजन निकलता था। तो ये था नया 2015 का नेपाल का क्या? संविधान। ठीक है, ओके, अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द पावर ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। जिसको हम वोट देकर चुनते हैं और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही ना हो तो क्या होगा? ठीक है, तो इसका आंसर है, द फॉलोइंग थिंग्स विल हैपन। तो क्या होगा कि अगर जिसको हम वोट देकर चुनते हैं और उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ही नहीं होगा तो बहुत सारे कारण होंगे। क्या होंगे? फर्स्ट है, दिस लीडर माइट मिसयूज देयर अथॉरिटी। भाई जिस लीडर को हमने चुना है और उस लीडर के पास सारी पावर है और वो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, यानी पुलिस ना हो कि भाई तुमने क्या क्राइम किया, ये ऐसा कुछ ना हो, तो वो क्या होगा? वो अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करेगा। ठीक है, एक तो ये है। सेकंड है, इनजस्टिस विल प्रिवेल, यानी
वो हर जगह इनजस्टिस होगा। उसको जो अच्छा लगेगा वो उस वहाँ पे जस्टिस कर देगा, और जहाँ पे उसको सही नहीं लगेगा वहाँ इनजस्टिस हो जाएगा, यानी अन्याय कर देगा। उसे उस क्यों? क्योंकि उसको पूरी पावर दे दी गई है। इसीलिए हम जिसको भी चुनते हैं उस पर क्या होती है, कुछ रेस्ट्रिक्शन होती है। ठीक है, तो ये था इसका आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन आइडेंटिफाई द माइनॉरिटी, राइट वन रीजन व्हाई यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ माइनॉरिटी इन ईच ऑफ दिस सिचुएशन। यहाँ पे ना कुछ माइनॉरिटी, मतलब माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है, जो अल्पसंख्यक होते हैं। ठीक है, तो कौन है वो हमें बताना है, यानी ABCD में कुछ क्वेश्चंस दिए हुए होंगे, उसमें हमें बताना है कि माइनॉरिटी कौन है क्वेश्चन में, और किन स्थितियों में अल्पसंख्यक का सम्मान करना महत्वपूर्ण है वो हमें बताना है। ठीक है, तो जैसे फर्स्ट ए पार्ट दिया गया है, इन अ स्कूल विद 30 टीचर्स एंड 20 ऑफ देम आर मेल, यानी एक स्कूल में 30 शिक्षक है और उनमें से 20 तो पुरुष ही है। ठीक है, यानी 30 टीचर्स हैं तो उसमें 20 क्या है, मेल टीचर्स हैं, और बाकी 10% क्या हो रहे हैं, 10 फीमेल क्या हो रही है, 10 फीमेल टीचर्स हो रही है, फीमेल टीचर्स हो रही है। तो इसमें हमें बताना है कि भाई माइनॉरिटी क्या है और उनका अल्पसंख्यक का सम्मान करना महत्वपूर्ण क्यों है। तो आंसर है 10 फीमेल टीचर्स आर इन माइनॉरिटी। भाई जब एक स्कूल में 30 बच्चे हैं और 20 में तो मेल टीचर्स हैं, तो 10 कितनी हो गई, 10 फीमेल टीचर हो गई, तो 10 फीमेल टीचर माइनॉरिटी में आ गई। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ फीमेल टीचर्स सो दैट मेल टीचर डू नॉट यूज देयर पावर अगेंस्ट देम। ठीक है, तो 10 फीमेल टीचर माइनॉरिटी में है। डेमोक्रेसी के अंदर भी ज़रूरी है कि माइनॉरिटी की भी बात सुनी जाए। मेल टीचर ज़्यादा है तो ये नहीं कि फीमेल टीचर की बात ही ना सुनी जाए, नहीं, फीमेल टीचर के भी व्यूज़ लिए जाएंगे, उनकी रिस्पेक्ट की जाएगी। जितना मेल टीचर अपना कंट्रीब्यूट करता है स्कूल के लिए, उतना ही कौन करेगी, फीमेल टीचर भी की जाएगी। जो डिसीजन लिए जाएंगे वो फीमेल टीचर के सामने ही लिए जाएंगे। ये सारा का सारा सम्मान करना बहुत महत्वपूर्ण है अल्पसंख्यक का। क्यों? क्योंकि भाई 10 टीचर फीमेल टीचर है तो उनकी भी बात सुनी जाओ। ये ना हो कि सिर्फ मेल ही मेल टीचर के बारे में मतलब मेल टीचर जो भी बोल रहा है उन्हीं की बातें सुनी जाए, नहीं, जो 10 टीचर है उनकी भी बात सुनी जाए। क्या पता कुछ आइडिया निकल जाए, जो भी वो किसी सिचुएशन पे बात कर रहे हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। बी वाला क्वेश्चन है कि इन अ सिटी 5% ऑफ द पॉपुलेशन आर बुद्धिस्ट। तो भाई एक शहर है, उस शहर में 5% लोग बौद्ध धर्म को मानते हैं। तो आंसर है 5% ऑफ बुद्धिस्ट आर इन माइनॉरिटी। तो भाई 5% लोग क्या हो गए, अल्पसंख्यक हो गए। एंड इट इज इंपॉर्टेंट टू रिस्पेक्ट द व्यूज ऑफ बुद्धिस्ट सो दैट दे मस्ट फील फ्री। इसका मतलब है कि 5% बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में है। ठीक है, और ये ज़रूरी है कि बुद्धिस्ट लोगों का भी व्यू लिया जाए, जिससे उनको लगे कि वो स्वतंत्र है। ये नहीं कि बाकी जो लोग हैं उन्हीं को देखा जा रहा है, उन्हीं की बातें सुनी जा रही है। ठीक है, उनका भी व्यूज़ लिया जाए। ओके, नेक्स्ट सी पार्ट है। सी पार्ट में पूछा गया है, इन अ फैक्ट्री मेस फॉर ऑल द एम्प्लॉयज 80% आर वेजिटेरियन। तो एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में जो भोजनालय है यानी मेस है, वहाँ पे 80% कर्मचारी क्या है, शाकाहारी है, और 20% क्या हो गए, 20% नॉन वेजिटेरियन हो गए। तो इसका बताना है। आंसर है 20% ऑफ नॉन वेजिटेरियन एम्प्लॉयज आर इन माइनॉरिटी। तो भाई जो 20% लोग हैं वो क्या हो गए, माइनॉरिटी में आ गए। क्यों? क्योंकि वो नॉन वेजिटेरियन है। एंड it is important to respect their views because it is their right to eat food of their choice। तो भाई हमें उनके भी क्या करनी है, उनकी भी इम्पॉर्टेंट रखनी है, उनकी भी रिस्पेक्ट करनी है। क्यों? क्योंकि ये उनके राइट्स है कि वो क्या खाना चाहते हैं, वो उनको क्या खाना पसंद है। हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि तुम वेजिटेरियन बनो या नॉन वेजिटेरियन बनो। जिसकी जो चॉइस होगी वो उसकी चॉइस है। ठीक है, उनको क्या खाना है वो उन पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका क्वेश्चन। नेक्स्ट है इसी क्वेश्चन का डी पार्ट। इस डी पार्ट में पूछा गया है, इन अ क्लास 50 स्टूडेंट 40 बिलोंग टू मोर वेल ऑफ फैमिलीज। तो भाई क्वेश्चन में मतलब ये है कि एक क्लास है, उस क्लास में 50 विद्यार्थी है, यानी 50 स्टूडेंट है, तो जो 40 स्टूडेंट है वो 40 स्टूडेंट संपन्न परिवारों में से आते हैं, मतलब अच्छे फैमिली से आते हैं, अमीर फैमिली से आते हैं। तो आंसर देखिए,
10 स्टूडेंट बिलोंग टू पुअर फैमिलीज। भाई तो जब 50 स्टूडेंट है और उसमें से 40 बच्चे संपन्न परिवार से आते हैं तो 10 बच्चे ऐसे हैं जो पुअर फैमिली से आते हैं और वो माइनॉरिटी में आते हैं, ठीक है। एंड स्कॉलरशिप मस्ट बी गिवन टू सच अ स्टूडेंट सो दैट दे खुड स्टडी विदाउट एनी प्रॉब्लम। तो वो जो 10% जो 10 स्टूडेंट जो पुअर फैमिली से आते हैं उनको क्या दिया जाए, स्कॉलरशिप दिया जाए। स्कॉलरशिप प्रोग्राम होंगे तो जिससे वो क्या होंगे, वो अच्छी तरीके से पढ़ सकेंगे। क्यों? क्योंकि उनको स्कॉलरशिप दी है। जितनी भी उनके सामने पढ़ाई के आगे उनकी दिक्कत आ रही है, वो दिक्कत क्या हो जाएगी, वो दिक्कत नहीं आएगी उनके रास्ते में। किसके रास्ते में? पढ़ाई के रास्ते में, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन में। Listed below are the key features of the Indian Constitution. Write 2 sentences in your own words on why you think this feature is an important key feature of. नीचे ना भारतीय संविधान के मुख्य आयामों की सूची दी गई है, तो उनके ऊपर जो 2 वाक्य हैं वो आपको लिखने हैं। तो फर्स्ट है फेडरलिज्म। फेडरलिज्म को हम हिंदी में संघवाद भी बोलते हैं, ठीक है। अब क्या है ये भाई, इसको भी पढ़ लेते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट बिकॉज इन अ कंट्री लाइक इंडिया देयर आर अ पीपल लिविंग एट डिफरेंट लेवल्स एंड ओनली वन लेवल ऑफ गवर्नमेंट कैन नॉट गो ऑन देयर। यानी भाई क्या है, फेडरलिज्म इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इंडिया में ना कई तरीके के लोग रहते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो लोग रहते हैं वो एक तरीके की गवर्नमेंट उनको ट्रीट नहीं कर सकती है। उसके लिए क्या होगा भाई, अलग अलग लीडर और अलग अलग पावर चाहिए होती है, ठीक है भाई। एक ही चीज़ एक ही सब मैनेज नहीं कर सकता। जैसे दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, यूपी में योगी जी की सरकार है, सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है तो ये क्या होगा, ये सब क्या करेंगे, अलग अलग जो लीडर्स हैं उनकी अलग अलग पावर होगी, तो वो क्या करेंगे, सब एक दूसरे को एक तरीके से गवर्नमेंट क्या करेगी, ट्रीट कर सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है सेपरेशन ऑफ पावर। सेपरेशन ऑफ पावर को हिंदी में बोलते हैं शक्तियों का बंटवारा। इसका मतलब है इट इज़ इम्पॉर्टेंट अदरवाइज द मोस्ट पावरफुल अथॉरिटी माइट मिसयूज इट्स पावर। अगर सारी पावर एक ही आदमी के हाथ में आ जाएगी तो क्या होगा भाई, गलत इस्तेमाल होगा, नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास पावर है तो वो कुछ भी कर सकता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट पूछा गया है फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स का मतलब होता है मौलिक अधिकार। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट फीचर बिकॉज ओनली दिस फीचर मेक्स एवरीवन इक्वल इन फ्रंट ऑफ द लॉ। भाई मौलिक अधिकार क्या है, कोई भी आदमी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो, एक रिक्शा चालक हो या एक मजदूर हो, अगर उसने कानून तोड़ा है तो उसको चार्जेस लगेगा। ये नहीं कि भाई बिजनेसमैन है तो उसको चार्जेस नहीं लगेगा, नहीं, ये सबका मौलिक अधिकार है। जिसने जो क्राइम किया उसको उसका चार्जेस देना ही पड़ेगा, ठीक है। ये है फंडामेंटल राइट्स, इक्वली है मतलब सबके लिए बराबर है। नेक्स्ट लास्ट है पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी संसदीय शासन पद्धति। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज वन वेयर द सिटीजन ऑफ कंट्री हैव द राइट्स टू इलेक्ट देयर रिप्रेजेंटेटिव। हमने एक गवर्नमेंट चुनी है, ये कंट्री के सिटीजन का राइट्स है कि वो गवर्नमेंट को चुने, ठीक है। तो इसका मतलब है संसदीय शासन पद्धति, ठीक है। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आएगा। तो प्लीज़ स्टूडेंट अगर आपको समझ में आएगा तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। साथ में जो बेल आइकन है उस बेल आइकन को प्रेस भी करिए जिससे मेरी हर आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। और हाँ स्टूडेंट, अगर आपको क्लास 8 के इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से जाके देख सकते हैं, या फिर जो मेरे चैनल का प्लेलिस्ट है आप वहां से भी जाके देख सकते हैं। आपको 8, 9, 10, 11, 12 सभी क्लास के क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे। तो फिर थैंक यू।